यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इसका मतलब है मजहबी दंगों से मुक्ति। इसका मतलब है मजहब से मजहब की बुराई ना करना। इसका मतलब है अपने दूसरे मजहब की इज्जत करना। इसका मतलब है मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। इस कानून का मतलब है कि मजहब ही सिखाता है आपस में प्यार करना। इस कानून का मतलब है कि जातीय छुआछूत की समाप्ति। इसका मतलब है कि हम एक वतन, एक जन है, एक नागरिक है। यह छुआछूत मुक्ति का रास्ता है। इसी के साथ साथ जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उसकी मदद के रास्ते खुलते हैं। यह कानून है जो औरत पर होने वाले जुल्मों को खत्म करता है। किसी भी धर्म और जाति में औरतों पर कोई जुल्म नहीं हो सकेगा। ये इस कानून का मतलब है सब धर्मों को पूरी आज़ादी होगी अपने अपने धर्म पर चलने की। जो जिस धर्म का है, मरने पर किसी को जलाना वो जला सकेगा, किसी को दबाना है वो दबा सकेगा, जिसको बहाना है वो बहा सकेगा। इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं। इसी प्रकार से जिसको अपने बच्चों की शादी निकाह करना है, तो जिसको गुरुद्वारे में शादी करनी है वो गुरुद्वारे में कर सकेगा, जिसको कोर्ट में करनी है कोर्ट में कर सकेगा, जिसको निकाह के रास्ते से जाना हो निकाह के रास्ते से जाएगा, जिसको विवाह के रास्ते से जाना वो विवाह के रास्ते से जाएगा। इसलिए अपने अपने ढंग से उसको पूरी आज़ादी रहे। ऐसे ही तीज त्यौहार मनाने होंगे। जिसको नमाज अदा करनी है वो नमाज अदा करे, चाहे एक समय करे चाहे 5 समय करे। जिसको प्रार्थनाएं करनी है वो अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं, राधा स्वामी है कि निरंकारी है, ब्रह्म कुमारी है कि कबीर पंथी है, वो और गुरुद्वारे जाता है कि जैन स्थानक जाता है, जैन मंदिर जाता है, बौद्ध विहार जाता है, वह दूसरी और स्थान पर जाता है। तो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जिस भी इष्ट को मानता है इबादत करता है। और इसलिए समान नागरिक कानून घोषित करेगा। कोई काफिर नहीं है, सब बिलीवर हैं। इसलिए किसी को भी काफिर कहने का अधिकार नहीं। ये सियासी जंग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने सुना कि आरएसएस की नजरों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका उन्होंने किस अंदाज में पेश किया। अब वही मुस्लिम लीडर भी इस कानून को किस शक्ल में पेश करते हैं, हम आपको ये भी सुनाते हैं। आरएसएस का, जनसंघ का और बीजेपी का एजेंडा रहा और वो भारत की जो प्लूरलिज्म है जो उसको शुरू से पसंद नहीं करते, वो भारत के कल्चर्स को मानते नहीं है। इसीलिए बीजेपी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेके नहीं हुई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी है कि शराब पे पाबंदी आयद कर दो। आप शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी है कि जो भारत की दौलत है वो सबको बराबर मिले। मगर आज हम देखते हैं कि भारत की 60-70% दौलत जो है वो 10 से 20 लोगों के पास है। तो ये बहुत से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एक ही नहीं है। जेपी, जनसंघ, आरएसएस का पुराना एजेंडा रहा है। वो भारत की इस खूबसूरती को, प्लूरलिज्म को नहीं मानते। ये आज भी हमारे देश में वकील साहब यहाँ पर है, सीआरपीसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अभी तक लागू नहीं हुआ। भैया अगर 2 कानून अगर है तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हमारे हिंदू भाई बहन को टैक्स रिबेट मिलता है वो दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं मिलता। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीजेपी आरएसएस कर रही है, इसमें हमारे हिंदू भाई परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मारे जाए, हिंदू सक्सेशन एक्ट सब चला जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट चला जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल ऐवान में पास होगा या नहीं और इसका बुनियादी खाका अभी क्या है कुछ खबर नहीं। लेकिन इसके बावजूद सियासी लीडरान इस कानून को लेकर काफी फिक्रमंद है। इसी बीच अगर कोई परेशानी और तशवीश का शिकार होता है तो वो है अवाम। आखिर अवाम को इस बीच क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो आइए आज हम आपके जहनो दिमाग में उठने वाले इस सवाल का भी जवाब दिए देते हैं। बचा देना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये ऐसा है कि सबको एक कर दिया जाए। ये दरअसल 2 मकसद से किया गया। उस मकसद को जान ली। पहला मकसद ये है कि आप बेचैन हो जाइए, घबरा जाइए, क्या होगा, कैसे, क्या करें भाई, बोलो जल्दी से हम क्या करें। तो कुछ लोग लग जाएंगे कि ऐसे मोबाइल पर मैसेज करो, ऐसे फलाना करो, यहां पर जमा हो जाओ, यहां पर लेट जाओ, यहां पर खड़े हो जाओ, यहां पर ये बोलो। ये सब परेशान करने की एक सूरत है। दूसरा मकसद क्या है
किसी को खुश किया जाए कि इन लोगों को बहुत कुछ मिल रहा था, हम ही हैं जो इनका काट रहे हैं, हम ही हैं जो इनको हम बेचैन किए हुए हैं, इनको हम परेशान किए हुए हैं, इनको परेशान करने वाले हम ही ना हैं। तो दूसरा आदमी इकट्ठा हो गया, सारे लोग ग्लोबलाइज हो गए, पोलराइज हो गए कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा, मुसलमान लोग को बहुत फायदा था, बहुत बेनिफिट था, है ना। अगर कोई पूछ दे कि मुसलमानों को क्या फायदा था, तो सबसे पहली चीज ये बताई गई कि मुसलमान 4 शादी कर सकता था। 4 शादी, जानते हो मुसलमान 4 शादी अलाउ है, उसको 4 शादी करेगा, है ना। ये एक हवा बनाई गई, ये एक माहौल बनाया गया, है ना। और इस माहौल में कभी भी सच्चाई से वास्ता नहीं पड़ा कि यहां पर हजारों मुसलमान जमा हैं। जब पूछ तो दीजिए कि कितने आदमी ने 4 शादी किया, कितने ने 2 शादी किया। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो कहा जाए कि निगेटिव एटीट्यूड है मुसलमानों के बारे में, ये फजूल बातें, ये मुहम्मल बातें, इन सब चीजों को इस तरह से बढ़ाया जा रहा, और दोनों बढ़ा रहे हैं। कानून लाने वाला कह रहा है कि हम 4 शादी तो करे नहीं देंगे, और इधर से भी एक ग्रुप खड़ा होगा कि नहीं काहे करे दोगे हमको, हाँ ये तो मेरा हक है, हम करके रहेंगे। आप बड़े बेदार मग़ज़, समझदार, जानकार लोग हैं, हम आपको बड़ी संजीदगी के साथ ये बातें समझा रहे हैं। ये एक बात याद रखिए और बात खत्म, वक्त नहीं है, वक्त ज्यादा हुआ चाहता है, गर्मी भी शदीद है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी चीज पर आप रिएक्ट करते हैं, रद्द अमल आपका आता है, किसी अमल के नतीजे में आप रद्द अमल करते हैं, किसी एक्शन के नतीजे में आप अपना एक्शन दिखाते हैं, है ना। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि उसके प्रोग्राम का हिस्सा मत बनिए, जो वो चाहता है वो मकाम मत कीजिए। उसने कुछ सोच के एक्शन लिया है, उसने कुछ सोच के ही फितना छोड़ा है, उसने कुछ सोच के फलीता लगाया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो सोच के काम किया है उसी काम में हम लग जाएं और वो हंस के कहे हम तो जानते थे कि ये होगा, है ना, हम तो जानते थे कि ये होगा। सारा मुसलमान परेशान है ना। लॉ कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है? हिंदुस्तान के आईन का एक आर्टिकल है 44 आर्टिकल, वक्त नहीं वरना मैं तो तफसील में जाके आपको सुनाता और समझाता बात को। 44 आर्टिकल में हमारे आईन में, हमारा संविधान, उसमें एक बात कही गई है कि इस मुल्क के रहने वालों के लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसा कानून होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इससे कौन इनकार करता है? मसला बात से पैदा नहीं होता, बात के इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है। कैसे हम उस बात को लेते हैं और उस बात से क्या समझते हैं, इससे मसला पैदा होता है। अगर कोई कहे कि इस पूरे मुल्क में एक तरह का कानून हो, कौन सी बुरी बात है भाई? बड़ी अच्छी बात है। काला गोरा, लंबा मोटा नाटा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, सबके साथ एक ट्रीटमेंट होना चाहिए, हो अच्छी बात है, कौन मुखालिफ है? अब इसको हम दो तरह से समझाते हैं। एक मिसाल ये है कि इसको एक आदमी कहे कि भाई सबके लिए तो एक कानून होना चाहिए कि आप ही कॉलर वाला कुर्ता पहना, ये बगैर कॉलर का पहने हुए, ये नहीं होगा। या तो सब आदमी कॉलर वाला पहने या सब आदमी बगैर कॉलर का पहने। अगर ये मकसद है तो कानून बनाने वाले के समझने में तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुमको ये बात ही समझ में नहीं आई कि कानून बनाने वाला क्या कह रहा है, कानून बनाने वाले ने क्या कहा, ये तुमको समझ ही में नहीं आया। तुम सबका कपड़ा एक करना चाहते हो, एक रंग का कपड़ा पहनाओगे, एक रंग की कमीज पहनाओगे, एक रंग का पैंट या हाफ पैंट पहनाओगे, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। असल मकसूद उसका यह है कि इस मुल्क में हर आदमी आजाद होगा कि वो जो कपड़ा पहने उसमें कॉलर हो कि ना हो, ब्लू हो कि उजला हो कि हरा हो कि नीला हो कि पीला हो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी को यह हक हासिल है
कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक कपड़ा पहने, अपनी तबीयत के मुताबिक लिबास इख्तियार करें। हैरत की बात है कि इस मुल्क में जहां हर 4 कोस पर बोली बदल जाती है और हर 4 कोस पर प्रथा बदल जाती है, रस्म बदल जाता है, रिवाज बदल जाता है, ट्रेडिशन बदल जाता है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर की जा रही है तो आप ही क्यों परेशान हैं? सब लोग परेशान होंगे, जब होंगे तो देखा जाएगा, है ना। मुसलमान सबसे पहले क्यों परेशान हो जाए? मुसलमान ही सबसे पहले लाइन क्यों लगा दे? ये बड़ी बड़ी गलती है, बड़ा कसूर है जो आज हमारी सो कॉल्ड रहबरी, सो कॉल्ड रहनुमाई, सो कॉल्ड लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं, वो मुसलमानों को झोंक रहे हैं कि सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ, जबकि सबसे पहले तो वो खड़ा होगा जिसका ट्रेडिशन हर थोड़ी देर पर बदलता रहता है। यहां कौन है जो एक तरह का हो? बिहार में छठ होता है, बिहार से बाहर छठ करने वाला छठ नहीं करता, जो बिहारी नहीं है वो छठ जानता भी नहीं। पता नहीं कितने किस्म का कैलेंडर है उनके यहां भी पूजा के अलग अलग अंदाज हैं, साउथ और नॉर्थ। आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, हंसना, रोना सब अलग है। उत्तर आइए, सब अलग है। तो इनको भी तो फिक्र होगी, आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको, ठहरो, आप बढ़ने दो दूसरे को आगे, और दूसरे लोग आगे बढ़े। आसाम का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। तो पहले, और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घबराइए नहीं, ठहरे रहिए, कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से अपने जगह पर रहिए। वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहाँ भी बहुत से इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को वो कैसे एक करते हैं और सब मिलके कैसे पाट लेते हैं। जैसे आपके यहाँ विरासत का कानून है, वैसे ही उनके यहाँ भी विरासत का कानून है। वो भी अपनी विरासत के सिलसिले में अपना कानून रखते हैं। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे और हम लोग इस सिलसिले में सोचेंगे। अभी बहुत ज़्यादा परेशान होना, अपनी हरारत बढ़ा लेना, अपना बुखार बढ़ा लेना, परेशान होना कि हमको क्या करना है। ये वोटिंग नहीं है कि हर आदमी जाके वोट दे आवे, रेफरेंडम नहीं है कि हर आदमी जाके अपनी राय दर्ज करा दे। इत्मीनान से बैठिए। याद रहे, आपको किसी दूसरी जानिब घुमाकर आपके हाथों से आपके मुस्तकबिल आपके ही वोट की शक्ल में लेकर सियासी मैदान में फतेहयाब होने का इरादा रखने वाले आपको खूब बेहतर जानते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, मुंबई राब्ता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।